फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पेज नंबर 6 के ऊपर है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा पर्टेनिंग का मतलब रिलेटेड की जोड़ा है। 4 स्टेजेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर्टेनिंग का मतलब रिलेटेड यानी उसके साथ में कनेक्टेड जिसको बोलते हैं वो टू अ क्वांटिटेटिव फेनोमेनन यानी कंसेप्ट ख्याल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 स्टेजेस यानी 4 स्टेज के अंदर हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला क्या लिखा है देखो इसके अंदर, द सेट और सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको अनऑर्गेनाइज या तो ऑर्गेनाइज एरेड डेटा जिसको बोला जाता है। ये आगे आएगा, मैं समझाऊंगा अभी, इसके बाद है दूसरे पेज पे। फिर डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा आता है कंटिन्यूअस। अब इसको तुम्हारी लैंग्वेज में अगर समझ रहे हो तो खाली अकेला एक्स दिया हो, फ्रीक्वेंसी ना दी हो, उसको सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी पहला बोलते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कैसा होता है, आपके पास वो भी अनग्रुप बिना का पर फ्रीक्वेंसी है साथ में, उसमें भी खाली एक्स की वैल्यू दी होगी और फ्रीक्वेंसी लिखा होगा। जो कल सम किया ने वो तुमने ये वाला सम किया था, बराबर। और ग्रुप जो है ना उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस के अंदर होता है, यानी पहले 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, एक्स की वैल्यू इस तरह से दी जाएगी और बाजू में फ्रीक्वेंसी होगी। जबकि जो कंटिन्यूस है उसमें क्लास दिए होंगे, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया उन्हें, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले अपने एरे देखते हैं। A better presentation of the above row data would be to arrange them in an ascending or descending order. Ascending એટલે ચડતા ક્રમમાં, descending એટલે ઉતરતા ક્રમમાં। यानी सबसे छोटी फिगर पहले आएगी, फिर उससे बाद में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। जबकि डिसेंडिंग में सबसे बड़ी फिगर पहले आएगी, जो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद में धीमे 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 कम होता हुआ नंबर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज कॉल्ड द अरेंज ऑफ द डेटा। तो अरेंज किसको बोलते हैं कि पहले असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, बात खत्म, इसको क्या बोलेंगे, एरे बोलेंगे। हाउएवर दिस प्रेजेंटेशन यानी अरेंज, एरेंज का मतलब खाली दर्शावવું કહેવાય એનો मतलब, दो बेटर देन द रो डेटा डज नॉट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द डेटा। ये बेटर है, पर क्या था, पहले तुमने 15, 70, 12, 19, उसके बाद में आपने लिखा समझो कि 25, इस तरह से आड़ा तेरा लिखा था। तुमने उसको खाली क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब 10 थे तो 10 बचे ने, पर 10 को क्या किया, खाली अरेंज किया तुमने, खाली એની ગોઠવણી કરવામાં આવી। એસેન્ડિંગ ઓર્ડર यानी चढ़ता क्रमમાં કે ઉતરતા क्रमમાં, પણ 10 હતા તો 10 જ રહ્યા ને, ये घटवाना नहीं, मतलब रिडक्शन नहीं हो रहा है, डेटा कम नहीं हो रहा है, डेटा जितना है उतना रहता है। तो ये उसकी लिमिटेशन हुई। तो याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से वाले के अंदर आप डेटा को रिड्यूस नहीं होता हुआ देखोगे। तो एरे इनके अंदर अपने डेटा को रिड्यूस होता हुआ नहीं देखेंगे। अगर 40 है ऑब्जर्वेशन तो 40 रहेंगे, खाली उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा, बराबर ने, पहला दूसरा जो होगा वो आगे पीछे हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ। अब डिस्क्रीट या तो अनग्रुप्ड frequency distribution, a much better way of the representation of it is to express it in the form of discrete। discrete का मतलब अनग्रुप, यानी जिसके कोई अपने क्या बोले, समूह रहित जने के भाई, बराबर, जिसका ग्रुप नहीं बनाया हमने। अब देखो इसमें क्या किया, नीचे देखो, नीचे एक एग्जांपल दिया है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमारे पास 91 है, 89 है, 88, हम क्या करेंगे, इन सबके टेली बार्स बनाएंगे, बराबर ने। क्या करेंगे, टेली बार, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, 84, और इसके अंदर सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो 93। अब 91 अगर आता है तो 91 के सामने अपने लाइन करेंगे, बराबर, 89 के सामने लाइन करेंगे, इस तरह से लाइन यानी टेली बार करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डेटा कितनी बड़ी थी, 30 थी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, सब मिला के देखो तो 30 है, लेकिन
तुमने इसको कितने में खाली कन्वर्ट कर दिया, 84 से 93 के बीच में कन्वर्ट हो गया, मतलब टोटल 10 के अंदर खाली कन्वर्ट हो गया ये। तो 30 का कितना हो गया, खाली 10 हो गया। तो साइज ऑफ डेटा रिड्यूस हो गई। पहले डेटा की साइज बहुत बड़ी थी, अब क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये डिस्क्रीट में क्या होता है, डेटा की साइज रिड्यूस हो जाती है, बात समझे। अब ऊपर वापिस, दिस इज फैसिलिटेटेड। देखो फैसिलिटेटेड का मतलब, फैसिलिटेटेड मतलब સરળ બનાવવામાં આવે, મેડ ઇઝી, સરળ બનાવવામાં આવે यानी इजी બનાવવામાં આવે through the technique of telebars. If the variables take the values in a wide large range, then the data still remain unwieldy and they need further processing for statistical analysis. अभी देखो ये तो खाली 30 से हमने ऐसा छोटा बना दिया, अभी 300 400 होते और इसमें भी सब नंबर अगर अलग अलग हुए तो फंस जाते, फिर उसको ग्रुप करना पड़ता है। और ग्रुप करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक रेंज के अंदर उसको डाल देंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से करेंगे। तो अगर 300 भी होगा तो 50-50 का भी अपने ग्रुप बना सकते हैं ना, 0 से 50 का एक ग्रुप, 50 से 100 का एक दूसरा ग्रुप, इस तरह से खाली 6 ग्रुप के अंदर डेटा कम हो जाता है। फिर सामने टैली बार करते जाओ जितने भी आते उतने, बराबर समझ में आए। देखो इसमें अनविल्डी लिखा है, एक वर्ड ऊपर, अनविल्डी, उसका मीनिंग लिखो। अनविल्डी यानी અનમેનેજેબલ કહેવાય, એટલે મેનેજ ના થઈ શકે તેવું, એટલે સંભાળી ના શકાય તેવું। समझे, तो दो में वापिस समझाता हूँ। देखो एरे में क्या होता है, एरे में जितना भी डेटा दिया है ना उसको खाली अपने असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डिस्क्रीट डेटा में क्या करेंगे, जितनी भी डेटा दी है ना उसमें से सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लिखने के, सॉरी, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसके बाद में सामने टैली बार करते जाएंगे, तो डेटा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आता है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है तो उस वक्त हमको इसको ग्रुप करने में तकलीफ होती है, इसलिए ग्रुप डेटा ज्यादा अच्छा है अनग्रुप से। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद तीसरा वाला, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। If the identity of the units about whom a particular information is corrected is not relevant, यानी हमको ये नहीं देखना 84 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, 84 कहाँ से आया उसकी पहचान करने की जरूरत नहीं है अपने को। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसके अंदर 84 कहाँ से आया उसकी अपने को पहचान जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई 84 मार्क्स कितने लोगों के, बस खाली वही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है किसके मार्क्स से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कितने लोगों के, बस उतना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तब हम क्या करेंगे, नॉर इज द ऑर्डर, और हमारे लिए ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विद द ऑब्जर्वेशन अकर, देन द फर्स्ट रियल स्टेप इज क्लासिफाइंग द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग क्लास के अंदर यानी वर्ग के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। तो आगे राइट, तो ये देखो एंटायर रेंज जो है वो अपने बाय डिवाइडिंग द एंटायर रेंज ऑफ द क्लासेस ऑफ द वेरिएबल इनटू अ सूटेबल नंबर ऑफ ग्रुप, जिसको अपने क्लास बोलते हैं। हम क्या करेंगे, डेटा अगर बहुत बड़ा है तो इतने बड़े डेटा को अपने कैसे क्लासिफाई करें, तो हम इसके ग्रुप बना देंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे, मतलब वर्ग, वर्गीकृत कर देशो એને, राइट। અને વર્ગીકૃત करो એટલે वर्ग ना अंदर अपने डिवाइड करूँ, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से अपने इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कब करने की जरूरत है, जब दो के क्वालिटी इसकी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो क्वालिटी जो पहली लाइन में लिखी है कि हमको पता नहीं करना है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, हमारे लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, उसकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तब अपने क्या करेंगे, इस तरह से उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे, क्लास में उसको डिवाइड कर देंगे। द वेरियस ग्रुप इनटू विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर क्लासिफाइड, उसको अपने क्या बोलेंगे, क्लासेस या तो क्लास इंटरवल बोलेंगे, यानी वर्ग या तो वर्ग लंबाई के भाई, जेना अंदर आपने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करिए ना देने
द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द क्लास. विड्थ ऑफ द क्लास નો મતલબ વર્ગ લંબાઈ કહેવાય. द टू वैल्यूज स्पेसिफाइंग द क्लास आर कॉल्ड द क्लास लिमिट. जैसे मैं अगर 0 से 10 लिखता हूँ ने तो 0 उसकी लोअर लिमिट बोली जाती है, बराबर ने, अधर सीमा ने ऊर्ध्व सीमा, राइट. तो जो लोअर लिमिट है ना वो 0 है और जो अपर लिमिट है वो कौन सी है, 10 है. 0 और 10 में, 10 और 20 में लोअर लिमिट कौन सी, 10, और अपर लिमिट कौन सी हो जाती है, 20 हो जाती है. एंड द लार्जर वैल्यू उसको अपर क्लास लिमिट बोलते हैं और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, राइट. हियर क्लासेस आर इंक्लूसिव फॉर्म એટલે જેના અંદર અગર 0 થી 9 લખું ને તો તેમાં 0 બી ગણવાનું ને 9 બી ગણવાનું. પહેલી બાર કરતી વખતે 0 પણ એને બાજુમાં જ કરવાનું અને 9 પણ એને બાજુમાં જ કરવાનું. પણ અગર 0 થી 10 लिखूं અને 10 થી 20 લખું તેનો મતલબ શું થાય કે या तो ऊपर 0 टू 10 ने अंदर हूँ 10 गणीश या तो 10 टू 20 ने अंदर, बेमांथी कोई एक ने अंदर ज गणाय. એને એક્સક્લુઝિવ ક્લાસ કહેવાય. એક્સક્લુઝિવ માં એક વસ્તુ ના ગણાય. લોઅર લિમિટ આપણે નથી ગણતા, અપર લિમિટ જ આપણે ગણીએ, રાઈટ. Here the classes are of inclusive form that both upper and lower limit is included in respective classes. This type of classes generally used for discrete variable. આ શેને માટે અંડરલાઈન કરજો આ. This type of class is usually used for discrete variable. Inclusive form શેને માટે યુઝ થાય તો discrete variable. આ MCQ છે, साइड पर लिखी देवानो MCQ. देखो इसी डेटा को तुमने रिप्रेजेंट किया है, ये सम को एग्जाम में आएंगे नहीं है, ये खाली आपको बताने के लिए कि थियरी कैसे जा रही है. और अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम्पल लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपने एग्जाम्पल समझ लेते कैसे क्लास बनाते थे अपने 11th में 10th में. देखो, a computer company received a cash order, rush order for as many home computers as they could be shipped during the 6-week period. Company records following the provide the following daily shipment. रोज 22 कंप्यूटर, 65 कंप्यूटर, 65, 67 ये कंप्यूटर जाते हैं. इसको अपने ने क्या करना है, अपने डेटा में रिप्रेजेंट करना है. अब देखो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 22 है, और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन दूसरे पेज पे लिखा है 87 है. तो 87 में से मैं अपने क्या करूं, इसके अंदर 22 को माइनस कर दे. अगर अपने टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 42 है टोटल. टोटल कितने हैं, 42 है. नंबर ऑफ डेज टोटल 42 है, बराबर में. अब अपने क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लास कितना रखना है, अगर 6 क्लास रखने, कितने क्लास रखने, 6 क्लास रखने. क्या करूंगा मैं, देखो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे. टोटल है 42, टोटल कितना है 42 है तुम्हारे पास. अब टोटल अपने पास अगर 42 है तो मैं अगर 2⁵ करता हूँ, 2⁵, k इज इक्वल टू 6 लिखा है ना, तो एक कम लिखने का, 5 लिखने का, तो 32 आता है. 32 इज लेस देन 42 आता है. और उसके बाद में 2⁶ करो, 2 ની 6 ઘાત તો 64 આવે, એક ગ્રેટર દેન 42 આવે. તો એ દોનો બેમાંથી જે વધારે હોય ને તે લેવાનું, 42 કરતા ઓછા ના લેવાય, 42 કરતા વધારે લેવાય. मतलब કેટલા લઈશું આપણે, 6 લઈશું. k इज इक्वल टू 6 એટલે 6 ક્લાસ બનશે. આગળ કેટલા ક્લાસ બનશે, 6. ને શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું આપણે, 22 થી કરીશું. તો જો 22 થી 32, પછી 33 થી 43, પછી 44 થી 54, 11 ના ક્લાસીસ બનાવેલા છે. 55 થી 65, 65 થી 76 અને 77 થી 87, બરાબર. હવે આ ક્લાસીસ બની ગયા, પછી ખાલી ટેલી બાર કરવાના, એ તો છે જ આપણે ખબર, राइट. एक काम करो, 87 में से 22 माइनस करो पहले. 87 में से 22 माइनस करो, 65 आता है, बराबर. अब तुमको ये समझना है ना कि मैंने 11 क्यों लिया, 22 32 11 की लेंथ क्यों ली, तो मैं बता रहा हूँ. देखो तुमको क्या करना है, इसके अंदर 87 में से 22 माइनस करना है. आंसर कितना है, 65. तुमको क्लास कितने बनाने, 6, तो डिवाइडेड बाय 6 करो. आंसर क्या आता है, 10.83. मतलब ये 10 से 11 के बीच में आता है ना, तो बड़ी अमाउंट कौन सी, 11. तो अपने क्लासेस बनाएंगे 11 के. अगर ये 9.83 आता ने तो मैं 10 का क्लास बनाता. अगर ये 7.43 आता ने तो मैं 8 का क्लास बनाता. 7.43 आता
तो मैं कितने का क्लास बनाता, 8-8 का क्लास बनाता, समझे। 7 पॉइंट, तो पॉइंट अपने को उसके आगे बढ़ जाने का, वापिस समझा रहा हूँ। क्या किया, 87 है सबसे बड़ी अमाउंट, और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 22। पहले माइनस कर दो। तुमने क्लास कितने डिसाइड किया कि 6 क्लास होने चाहिए, तो ये 65 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 10.83 आता है। तो 10.83, अपने फ्रैक्शन को इग्नोर करना है लेकिन एक बढ़ा देना है उसके लिए। तो 10.83 यानी कितना आ जाएगा, 11। तो हम 11-11 का क्लास बनाएंगे। तो पहला क्लास हमको बनाना है कैसा क्लास, इंक्लूसिव, मतलब दोनों आ जाए साथ, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो 22 से 32 पहला क्लास हो गया। अब 32 को छोड़ दो, 33 से शुरुआत करो। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एंड 43। तो दूसरा आएगा 43, समझे ना। इस तरह से अपने आगे बढ़े। समझ में आ गई बात। 11 कहाँ से आया वो समझे ना, 11 कहाँ से आया वो समझे ना। क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो ऑब्जर्वेशन, और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन, उन दोनों को माइनस करो। फिर क्लास लेंथ कितनी, तो टोटल क्लासेस कितना रखना है वो डिसाइड करेंगे, बराबर। और टोटल क्लासेस को डिसाइड करके उसको डिवाइड कर देना। ये अपने ने खाली जज कर लेते थे डायरेक्ट, तुम कैसे करते थे, खाली जजमेंट बना देते कैसा कर लो हो जाएगा। इसको तो तुम कैलकुलेट कभी करते नहीं थे। मुझे नहीं याद है कि आप कैलकुलेट करते थे, लेकिन इसकी मेथड होती है कि भाई क्लास ऐसा क्यों बनता है। अगर तुम 20 से 30 का क्लास बनाना चाहो ना तो भी हो सकता है, लेकिन फिर 6 नहीं बनेंगे, क्लास बढ़ जाएंगे। तुम 20 से 30, 30 से 40 ऐसा करके देखो, तुम्हारा क्लास एक बढ़ जाएगा, 7 क्लास हो जाएंगे। तो अपने बनाने कितने, खाली 6 क्लास बनाए। ये एकदम परफेक्ट मेथड है, समझे। और इन्होंने कहाँ से शुरुआत की, जो सबसे छोटा नंबर है ना 22, उसी से क्लास बनाने की शुरुआत की, 22 से 32, पहला क्लास 22 से शुरू किया है, समझे। अब लास्ट वाला, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। While dealing with a continuous variable, it is not desirable to present the data into a grouped frequency distribution like 0 to 9, 10 to 19, 20 to 9, 29 etc. तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन कैसा करेंगे, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के अंदर याद रखो, डिस्क्रीट में क्या होता है, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूँ। डिस्क्रीट में क्या होता है, इंक्लूसिव क्लासेस लेते हैं। कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव का मतलब 10 से 20 और 20 से 30 अगर लेता हूँ तो उसमें किसी एक में मैं 20 को गिनूंगा, दोनों में नहीं गिनूंगा। एक को गिनना, एक को छोड़ देना है। इसका मतलब वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया, यानी उसको समावेश करवानो नहीं, राइट। तो देखो अब क्लास देखो कौन सा बना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से क्लासेस बनेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, देखो नीचे एग्जाम्पल में। इसमें देखो टोटल फैमिलीज कितनी है, 36 है, 36 फैमिली है, बराबर। इनका फैमिली का एक साल का एक्सपेंडिचर दिया है, एक का 13,800, यानी 13,800 रुपये साल का एक्सपेंस। फिर 14,100 दूसरे का एक्सपेंस। 14.1 का मतलब क्या हुआ, 14,100। 14.1 का मतलब क्या हुआ, 14,100। आप देखें इसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 13.8। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 19.2, राइट। अब हम k इज इक्वल टू क्या करें, 6। ये कैसे आया वो भी देखते हैं। 2⁵ तो 32 आता है, और यहाँ पे 2�6 करो तो ये कितना आता है, 64। अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं तुम्हारे, 36 है ना। तो यहाँ 42 की जगह पे, दोनों जगह पे 36 लिख दो। बराबर ने, 42 लिखा है ने जहाँ पे, वहां दोनों जगह पे 2⁵ इज इक्वल टू 32 लेस देन 36 लिखना है, 42 नहीं लिखना है। और दूसरे में 2⁶ 64 इज ग्रेटर देन 36, बराबर ने। अब दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 6 वाला ने, तो k इज इक्वल टू अपने 6 लेंगे। अब कितने क्लास, ध्यान दो, क्लास कितने लिखेंगे, 19.2 में से 13.8 को डिवाइड कर दो, कितना आया, 5.4। उसको मैं डिवाइड करूंगा 6 के साथ में, तो कितना आता है, 0.9। 0.9 आता है, तो मैं एक एक का क्लास ले सकता हूँ। 1.0 एक का क्लास ले सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, 13.8, 14.8, फिर 14.8, 15.8, बराबर। अब मुझे कोई बताए इसमें कि 15.8 अगर आता है तो कौन से में टेली बार करोगे,
पहले में, दूसरे में, के तीसरे में? सोच लो बराबर से। तीसरे में। एक्सक्लूसिव क्लास में सुनो, ध्यान देना, तुमने शुरुआत कहाँ से की है? 13.8 से की है। मुझे बताओ 13.8 तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेशन है ना? अंदर क्वेश्चन में है ना 13.8। तो अगर तुम 13.8 का यानी पहले वाले का टेली बार कर चुके हो, तो अब छेले वाले का नहीं करेंगे। समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बराबर। तुम 13.8 से 14.8 लिखते हो पहला, बराबर। तुमने 13.8 के लिए तो लाइन बना दी, मतलब तूने पहला गिन लिया। तो मैंने क्या बोला, दो में से कोई भी एक लो। तो अगर पहला गिन चुके हो, तो हर बार अब तुम कौन सा स्किप करोगे? लास्ट वाला स्किप करोगे, यानी अपर लिमिट को इसके अंदर से जाने देंगे। तो अगर मुझे 15.8 लिखना हो, तो मैं किस में लिखूंगा? तीसरे में लिखूंगा। बात समझ रहे हो? इसी तरह से अगर मुझे 16.8 लिखना है, तो मैं किस में लिखूंगा? चौथे में लिखूंगा, तीसरे में नहीं। तीसरे में इसको इंक्लूडेड नहीं करने का अपने को, समझे? बोलो, ये भी पहली बार। अब जो एमसीक्यू 100% एग्जाम में आएगा, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 110 का ही एग्जाम में आएगा, बराबर। ये याद रखना है तुमको। मैं तुमको ये फॉर्मूला के वक्त लिखा चुका हूँ। पहली फॉर्मूला तुम्हारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की है। क्या इसमें बोलो, ये ज्यादा हो गया, चेक कर लेता हूँ। टोटल कितने? 36 है ना? मैं बताता हूँ क्यों गया ऐसे। ये मेरे ख्याल से 14 आता है। यस, 4 नहीं 14 है। 14 है तो एक लाइन और करनी पड़ेगी। ओके, चलो आगे। 14 है, 14। 4 नहीं है, 14 है, एक लाइन और करनी पड़ेगी। चल आगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Frequency of each class can be expressed as a fraction और परसेंटेज टर्म। फ्रैक्शन में अगर बताना हो या तो परसेंटेज में बताना हो, तो उसको क्या? फ्रैक्शन का मतलब अपूर्णांक। फ्रैक्शन का मतलब अपूर्णांक। दीज आर नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो क्या करेंगे अपने? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। दुनिया की सबसे इजी फॉर्मूला ये है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी में देखो, पहले में 18 है, टोटल कितना है? 100। तो 18 डिवाइडेड बाई 100 कर दो तो 0.18 आ गया। ये पूछेंगे एग्जाम में। और दूसरे में भी 0.18, तीसरे में 0.25। खाली 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर तुम्हारा आ गया, राइट। तो ये हुआ तुम्हारा पहला कंप्लीट, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखे, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लास्ट टॉपिक है ये। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। एक लेस देन टाइप, लेस देन टाइप ही ઓછા પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ, સંચયી આવૃત્તિ વિતરણ. Here cumulative frequencies are obtained by adding successive class frequency from top to bottom. यानी ऊपर से नीचे जब धीमे धीमे आते हैं, तब हम बाकी यानी दूसरा जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को
पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी में प्लस करते जाएंगे, तीसरे को दूसरे में प्लस करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड एज कंपेयर टू अपर क्लास लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास। जैसे 20 30 18 है। दूसरा, अगर हम बात करें लेस देन 20 तो 0 होगा, क्योंकि 20 से पहले कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद 30 से लेस की बात करें तो 18 है, 30 के ऊपर देखो 18 है, लेकिन 40 के ऊपर 18 और 18 दोनों को मिला तो 36 हुआ। फिर 36 में 25 को ऐड करूंगा तो लेस देन 50 मिल जाएगा 61। फिर 61 के अंदर अगर अपने 22 को प्लस करेंगे तो लेस देन 60 मिल जाएगा, और लास्ट में लेस देन 70 यानी 83 में 17 को प्लस करने से मिलेगा। अब मोर देन टाइप में फ्रॉम बॉटम टू टॉप खाली इतना चेंज है, सेम है, लेकिन क्या चेंज करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप आएगा। हियर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हियर फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड एज कंपेयर टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास। अब ये लोअर लिमिट नीचे से स्टार्ट होगा, देखो 0 सबसे लास्ट में है, फिर उसमें 17 को प्लस करो तो 17 आएगा मोर देन 60 में। मोर देन 15 के अंदर 50 के अंदर 17 में अपने 22 को प्लस करेंगे, फिर वो आएगा 39। अब 39 में 25 को प्लस करूँ तो मोर देन 40 आएगा। फिर वो 64 के अंदर अपने 18 को प्लस करे तो मोर देन 30 आएगा, इस तरह से। ओके, ये तुम्हारे मोर देन टाइप हुई, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। तो ग्राफ्स जो है वो 4 तरह के होते हैं। पहले हिस्टोग्राम, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट में आता है ओजाइव। अब हिस्टोग्राम देखें, ये कब पूछा गया था, 4 मार्क के लिए पूछा गया है 2024 में एटीकेटी की एग्जाम में, लिख दो साइड पे। ये थियरी क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोग्राम, 4 मार्क के लिए 2024 यानी अभी जो 1-1.5 महीने पहले एटीकेटी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, दोज आर वर्टिकली एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी बाजू बाजू में, बिल्कुल। एडजेसेंट किसको बोलते हैं, बिल्कुल बाजू में और बिल्कुल पास में, उसको एडजेसेंट बोलते हैं। नियर का मतलब नजदीक होना, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल पास में। दो मकान जिसकी कॉमन वॉल हो ने बीच में, उसको अपने एडजेसेंट हाउसेस बोलते हैं। समझ में आ गया ना, एडजेसेंट का मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेक्टेंगल यानी अपने लंबचौरस बनाएंगे, किस तरह का, वर्टिकली यानी ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर से नीचे आता हुआ स्ट्रेट लाइन। For drawing histogram, class intervals are taken on x-axis and frequency density on y-axis. आपने क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की फॉर्मूला मैं पहले समझा चुका हूं तुमको। So that r of rectangles represent frequency of that class. In case of equal class interval, for simplicity frequencies are taken on y-axis. अंडरलाइन करो ये, अगर इक्वल क्लास इंटरवल होगा तो हम फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के ऊपर भी ले सकते हैं, यानी वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी अपने लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब लेंगे, अगर क्लास अलग अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी साइड पे अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि क्लास अलग अलग तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्लास अगर सेम तो खाली अकेली फ्रीक्वेंसी। क्लास अगर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, लेकिन क्लास अगर इक्वल है तो अकेली फ्रीक्वेंसी। अभी अंडरलाइन करो, एमसीक्यू है। हिस्टोग्राम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लास। याद है ना, मैंने आपको ओपन एंड क्लास समझाया था।
થી ઓછા અને થી વધુ પ્રકારના જેટલા બી આવૃત્તિ વિતરણ હોય यानी लेस देन और मोर देन टाइप के जितने भी होते हैं वो सब ओपन एंडेड बोले जाते हैं unless we assume that the magnitude of the first open class is same as that of the succeeding second class and the magnitude of the last open class is same as that of the preceding class. अब देखो इसका पूरा मतलब समझते हैं. जब तक अपने ओपन एंड क्लास के अंदर ओपन एंड क्लास ये नहीं बोला मैंने लेस देन या तो मोर देन कोई भी एक जगह पे लिखा हो या तो दोनों जगह पे लिखा हो तो हम क्या करेंगे जब तक ओपन एंड क्लास है ना जिस साइड पे ओपन है जिस साइड पे ओपन है जैसे कि ऊपर वाला अगर अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे पेज नंबर 9 के ऊपर देखो पेज नंबर 9 पे चेक नीचे वाला जो लिखा है ना वो देखो उसमें मोर देन 20 लिखा है ना तो जब तक ये मोर देन 20 को 20 30 30 40 40 50 50 60 या तो 60 70 में कन्वर्ट ना कर देने तब तक इसके ऊपर से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सक्सीडिंग यानी आने वाला और प्रीसीडिंग यानी इससे पहला. सक्सीडिंग यानी आने वाला नेक्स्ट सक्सीडिंग की जगह पे नेक्स्ट लिख सकते हो और प्रीसीडिंग की जगह पे लास्ट वो लिख सकते हो. द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग हिस्टोग्राम इज टू लोकेट अंडरलाइन करो मोस्ट इंपोर्टेंट ये एमसीक्यू है. हिस्टोग्राम इसलिए ड्रॉ किया जाता है जिससे हमको मोड पता चले measure of central tendency graphically and to comment about the nature of frequency distribution. अब इसमें ये भी है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली स्क्यूड है या तो सिमेट्रिक है यानी विषमता पॉजिटिव नेगेटिव या तो सिमेट्रिकल यानी विषमताનો અભાવ બરાબર ને સમતા કહેવાય. तो दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हो हिस्टोग्राम से पहला मोड और दूसरा स्क्यूनेस. पहला मोड और दूसरा स्क्यूनेस. द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम इज एज फॉलोज फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा. जैसे यहाँ लिखा है देखो ये हिस्टोग्राम लाइन डायग्राम बनाया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 82 44 68 41 25 20 13 7 5 4 3 2 ये अलग अलग आपको दिया है. लेकिन याद रखो हिस्टोग्राम है ना बिल्कुल बाजू बाजू में आएगा. मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा इसको. याद रखो मोड किसको बोलते हैं मोड यानी सबसे हाईएस्ट यानी ये डायग्राम में सबसे हाईएस्ट कौन सा 82 दिख रहा है डायग्राम में तो 82 तुम्हारा मोड है. और सब कौन सी साइड पे जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन राइट साइड पे जा रहा है सब कुछ राइट साइड पे जा रहा है ना 82 44 68 सब नीचे आ रहा है राइट साइड पे नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब इसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोला जाएगा. अगर लेफ्ट साइड पे जाता हो ना तो उसको क्या बोलेंगे अपने नेगेटिवली स्क्यूड बोलेंगे. लेकिन अगर दोनों साइड पे सेम हो तो उसको अपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. ओके ये नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉर फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल बताया गया है. व्हेन क्लास इंटरवल्स आर इक्वल टेक फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस वेरिएबल ऑन वाई फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस और वेरिएबल अपने एक्स एक्सिस पे लेंगे और एडजेसेंट यानी बिल्कुल बाजू बाजू में रेक्टेंगल्स बनाएंगे. देखो क्लास इक्वल का मतलब क्या ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना उसमें आप देख सकते हो नीचे 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 सब में 10 10 की गैप है ना तो ये इक्वल बोला जाएगा. तो इसमें फ्रीक्वेंसी 12 30 35 65 45 25 एंड 18 इसको देखो कैसे बनाया गया है डायग्राम देखो ऊपर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको डायग्राम दिखाए बिल्कुल पास पास में इसको अपने बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे टॉप लेवल कौन सा है 65 तो 65 तुम्हारा मोड पर किसके बीच में आएगा ये जो मोड है 65 वो तुम्हारा 40 और 50 के बीच में. नीचे देखो 40 एंड 50 दिख रहा है ना जो सबसे हाईएस्ट है ना उसके नीचे क्लास देखो 40 50 है तो ये 40 50 के बीच में तुम्हारा मोड है उसको सर्कल कर दो 40 50 को तो याद रहेगा कि मोड कहाँ से आया. और तुम देख सकते हो नीचे से ऊपर बढ़ता भी है और ऊपर से नीचे भी आता है मतलब दोनों तरफ का स्लोप है नीचे से ऊपर भी जा रहा है ऊपर से नीचे भी इसलिए नियर टू सिमेट्री. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ज्यादातर कौन सा वाला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब इसमें विषमता नहीं है
बराबर। लेकिन अगर क्लास इंटरवल अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे, देखे, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, फाइंड फॉर ईच क्लास द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अंडरलाइन करो। हिस्टोग्राम के अंदर जब क्लास अनइक्वल हो तो क्या फाइंड आउट करेंगे, पूछेंगे, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब डेंसिटी का मतलब ये रहा नीचे फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्लास विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। देखो हर क्लास की फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, 7 है पहले में, दूसरे 19 है, तीसरा 27 है, उसके बाद में 15 है, फिर 12 है, फिर 12 और 8, बराबर। अब पहले में क्लास देखो 10 से 15 है, 5 की गैप है, दूसरे में 15 से 20 है, अगेन 5 की गैप है, 20 से 25 में भी, 25 से 30 में भी, लेकिन 30 से 40 में 10 की गैप हो गई, 40 से 60 में 20 की हो गई, 60 टू 80 में भी अपने 20 की गैप हो गई, तो सब में अलग अलग गैप हुई ना। तो अलग गैप हो तो अपने ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करने का, ये भी अपने बोर्ड पे सीखेंगे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो। यहाँ देखो कौन सी साइड पे ज्यादा तरफ है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड आएगा, या नेगेटिवली स्क्यूड लिखा है, पॉजिटिवली स्क्यूड लिख दो। और मोड कहाँ पे आएगा, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे, 27 पे, बराबर ना। वो 27 का क्लास लेंथ देखो कौन सा है, 20 से 25 के बीच में आएगा ऐसा। चले आगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेम, ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं वैसा ज करना है, लेकिन अपने पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, वैसा करेंगे। देखो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टेकिंग मिडल पॉइंट्स, अंडरलाइन करो, मिडल पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद में ये सारे पॉइंट को अपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। स्मूथ लाइन नहीं बनानी है, खांच वाली लाइन बनानी है, यानी अपने स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बनेंगे, यानी खुणा बन से, એટલા માટે એને ફ્રીક્વન્સી પોલીગોન કહેવાય। Two extremes are joined with base in such a way that they touch x-axis at half the distance of class interval outside the extreme point। मैं आपको डायग्राम में बताऊं, देखो डायग्राम नेक्स्ट पेज पे देखो, 19.5 दिख रहा है आपको, 19.5, उसके बाद में नीचे मैंने इसको एक्स एक्सिस पे टच करा है, लेकिन 14.5 और 19.5 के बीच में टच कराना है आपको, समझ में आ रही है बात। 14.5 पे टच नहीं कराना है, 14.5 और 19.5 के बीच में टच कराना है। इसी तरह से लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला 64.5 है, एक्स एक्सिस पे 64.5 लास्ट वाला, तो 64.5 और 69.5 के बीच में टच कराना है, समझ में बात आई ना। यानी आपको 69.5 पे टच नहीं कराना है ना, 64.5 पे टच कराना है, आपको इन दोनों के सेंटर पॉइंट यानी बीच में टच कराना है, ये ध्यान रखना है। If we have to construct histogram and frequency polygon both on same graph paper, then first draw histogram, पहले histogram ड्रॉ करना चाहिए। और उसके बाद में जितने भी हमारे रेक्टेंगल आते हैं ना, यानी જેટલાપણ ऊपर ऊपर बार आवे, यानी જેટલાપણ आपने समझो कि बार आपने ड्रॉ करिए ने एना सेंटर पॉइंट સાથે आपने कनेक्ट करवाना, जो એ જ રીતે કરેલું છે। पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, उसके बाद में 4 देखो सेंटर पॉइंट है रेक्टेंगल का, 5 भी सेंटर पॉइंट है, 12 भी सेंटर पॉइंट, 23 भी सेंटर पॉइंट, 31 भी, इसी तरह से 10, 8, 5 और 2 ये सब सेंटर पॉइंट है। सबके सेंटर पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, बराबर नहीं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर बाय જોઈનિંગ ધ એક્સ્ટ્રીમ્સ, यानी एक्सट्रीम यानी બંનેના છેડા, एक्सट्रीम એટલે લખી લો છેડા કહેવાય। at a distance of half the length of the class interval। હવે આ છે ને એને પછીની લાઈનમાં લખેલું છે, સેકન્ડ લાઈનમાં,
આનો કોઈ મતલબ નથી. ફ્રીક્વન્સી પોલિગોન્સ આર યુઝફુલ ફોર કમ્પેરિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અંડરલાઇન કરવાને, કમ્પેરિઝન કે લીએ યાની કોઈની સરખામણી કરવા માટે આ ચાલે. ધીસ ઇઝ અચીવ્ડ બાય ઓવરલેઇંગ ધ ફ્રીક્વન્સી પોલિગોન ડ્રોન ફોર ડિફરન્ટ ડેટા સેટ. ઓવરલેઇંગ કા મતલબ એકબીજાની ઉપર આપણે રાખી દઈએ, પેલું બટર પેપર આવે છે ને સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ, બરાબર, એના ઉપર આપણે ડ્રો કરીએ, બીજા ડાયાગ્રામને ઉપર પેલો ડાયાગ્રામ મૂકી દઈએ અને નીચે ઉપર બંનેને ચેક કરીએ કે બંનેમાં કેટલી સરખામણી થઈ શકે છે, બંનેમાં શું ફરક છે, એનેમાં આ યુઝ કરાય. Using frequency of polygon, one can comment about the nature of frequency distribution, whether it is positively skewed, negatively skewed या तो symmetric है. यानी इससे क्या पता चलेगा, खाली skewness, इससे क्या पता चलेगा, skewness पता चलेगी. Now the third is, okay, third is frequency curve. Same है, frequency polygon और frequency curve में कोई बेसिकली डिफरेंस ना दिखे, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्केल से ड्रॉ करते हैं, इसमें अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे, स्मूथ कर्व बनाएंगे, कोई खूणा नहीं बने एમાં, બરાબર, એના અંદર કોઈ ખૂણા નહીં બને. શું થશે, ખાલી સ્મૂથ આપણે હાથને ચલાવીને એને કર્વ બનાવીશું. ફ્રી હેન્ડ यानी હાથથી બનાવીએ સ્મૂથ કર્વ. અનલાઇક ફ્રીક્વન્સી પોલીગોન where the point we join by straight lines, free hand joining of those point in order to get a smooth frequency curve. सेम डायग्राम का देखो नीचे कर्व ड्रॉ किया है, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23. हमने क्या करना है, वही 15 और 17 के बीच में ज्वाइन करेंगे नीचे, और 31 और 33 के बीच में ज्वाइन करना है. यानी दोनों एक्सट्रीम यानी બંનેના છેડા આપણે કઈ બાજુ જોઈન કરીશું, એક્ઝેક્ટલી બે પહેલા અને છેલ્લા બંનેના ક્લાસના વચ્ચેના પોઈન્ટ ઉપર આપણે જોઈન કરીશું. ઓકે, इट इज यूज्ड टू रिमूव ruggedness of polygon. ruggedness का मतलब ખાંચ, શેપલેસનેસ કહેવાય આને, શેપલેસનેસ એટલે એનો જે આકાર વગરનું છે ને તેને રગેડનેસ કહેવાય. આકાર વગર કહેવાય રગેડનેસ, એટલે એનો કોઈ આકાર નથી પણ આપણે એને સ્મૂથ આકાર આપી શકીએ છીએ અગર આપણે શું ડ્રો કરીએ, ફ્રીક્વન્સી કર્વ ડ્રો કરીએ તો. એન્ડ ટુ પ્રેઝન્ટ ઇટ ઇન અ ગુડ ફોર્મ, અંડરલાઇન કરો, ગુડ ફોર્મ ઓફ શેપ. one can smoothen the angularities. angularities એટલે ખૂણા, ખૂણા, angles of the polygon only without making any basic change in the shape of the curve. यानी कर्व के शेप में कोई भी चेंज नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर पाएंगे आसानी से. देखो इसमें भी अपने सेंटर को ज्वाइन किया है, जो रेक्टेंगल है ने, જે લંબચોરસ ડ્રો કરેલા છે જેને આપણે બાર કહીએ, એના ઉપર જ બિલકુલ સેન્ટર પોઈન્ટને જ આપણે જોઈન કરેલા છે. આ બધાના સેન્ટર પોઈન્ટને આપણે જોઈન કરેલા છે. ओके, अब ये लास्ट है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसको अपने ओजाई बोलते हैं, बराबर. समटाइम्स इट इज प्रिफरेबल, ये आएगा इस बार ओजाई, साइड पे लिख दो INP. समटाइम्स इट इज प्रिफरेबल, प्रिफरेबल का मतलब प्रिफर करना, यानी क्या बोलते हो उसको, पसंद करी शकाय. टू प्रेजेंट डेटा इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसको कैपिटल में अपने C लिखते हैं, और सिंपली अ डिस्ट्रीब्यूशन विच शोज द क्यूमुलेटिव नंबर, क्यूमुलेटिव ले संचयित, संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, which shows the cumulative number of observations below the upper boundary limit of each class in the given frequency distribution. For example, at a time we are interested in knowing how many workers of a factory earn less than, कई बार अपने पूछते हैं ना किसी को कि 700 से नीचे पगार किसकी है, कि 40 से ऊपर मार्क्स किसके आए, या
अब ऐसा पूछते हैं कि 70% से नीचे कौन है, अभी वही तो हुआ, ये मेरिट पढ़ रहा था, उसके अंदर क्या पूछते थे, कितने में एडमिशन अटक गया, तो मतलब अगर तुम्हारे 67 या तो उससे ज्यादा परसेंटेज है तो तुमको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा खाली एग्जाम्पल। तो 67 या तो उससे ज्यादा, तो ये क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को ढूंढना पड़े, ये मोर देन हो गया, less than 700 per month, and how many workers earn more than 1000 per month, percentage of students who have failed, etc. to know। अब अगर कोई पूछे कि कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो इसका मतलब क्या कि जिसके 40% या तो उससे कम मार्क्स है वो फेल हुए, 40% या तो इससे कम मार्क्स है वो फेल हुए। तो फेल होने वाले में 3 मार्क वाला भी होगा, 30 मार्क वाला भी होगा, और 39 मार्क वाला भी होगा, 39 मार्क्स वाला भी होगा। समझ आ गए ना उसके कैटेगरी में। तो हम क्या देखते हैं कि 40 से नीचे, हमने क्या देखना है, खाली 40 से लेस देखना है, इसलिए। To answer this question, it is necessary to add the frequencies. When frequencies are added, they are called cumulative frequencies. એટલે સંચયી આવૃત્તિ, જ્યારે ફ્રીક્વન્સીને પ્લસ કરીએ તો એને શું કહીએ આપણે, સંચયી આવૃત્તિ. Then a table of cumulative frequencies is drawn, which when plotted on a graph, उसको अपने cumulative frequency कर्व बोलेंगे। यानी अपने पूरा फ्रीक्वेंसी देखो, कौन से वाले क्वेश्चन में देखा, पेज नंबर 5 वापस निकाले आप, नहीं पेज नंबर 9, सॉरी, पेज नंबर 9 में तुमने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ड्रॉ किया ना, उसको बनाया ना, उसमें तुमने 0, 18, 36 जो लिखा वो क्या है तुम्हारे लिए, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो या तो लेस देन भी बना सकते हैं या तो तुम मोर देन भी बना सकते हैं इसके अंदर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो मोर देन टाइप हो सकता है और दूसरा ये लेस देन टाइप हो सकता है। लेस देन टाइप में हम क्या करेंगे, आगे आ चुका है इसीलिए मैंने आज ये साथ में कराया। एक तो अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड गो ऑन एडिंग। अपर लिमिट से करें तो क्या आएगा, अपर लिमिट से स्टार्ट करे तो लेस देन आएगा, और अगर लोअर लिमिट से स्टार्ट करे तो मोर देन आएगा। ये दोनों को अंडरलाइन कर दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। दूसरी बात, लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व नीचे से ऊपर की तरफ राइज करेगा, यानी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। राइजिंग लिखा है उसका मतलब वधु, वधारो। लेकिन जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हम क्या करेंगे, डिक्लाइनिंग होगा। डिक्लाइनिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और ये जो होगा ने उसको डिक्रीजिंग कर्व लिखा गया है। डिक्रीजिंग એટલે ઘટતો, घटतो, यूजिंग ओजाइव। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आएगा एमसीक्यू में, नेक्स्ट पेज पे। यूजिंग ओजाइव हम क्या ढूंढ सकते हैं, मीडियन ढूंढ सकते हैं, पहली लाइन नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13। ओके, अब देखो ओजाइव को दोनों, अगर तुम दोनों ओजाइव यूज करोगे तो मीडियन मिलेगा। लेस देन भी ड्रॉ करना पड़ेगा और मोर देन भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी अपने को क्या मिलेगा, मीडियन इसके अंदर मिलेगा। 0 to 75, इसमें लेस देन 0 में 0 है, 75 से लेस के अंदर 60, 150 से लेस के अंदर 230, 225 से लेस के अंदर 430। हम क्या करते हैं, हमेशा आगे वाला प्लस करते जाते हैं। 0 में 60 को प्लस किया तो 60 आया, 60 में 170 को प्लस किया तो 230 आया। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ऊपर से शुरुआत करें तो लेस देन मिलेगा, लेकिन अगर नीचे से शुरुआत करें तो हमको क्या मिलेगा, मोर देन टाइप मिलेगा। और इन दोनों को आप देख सकते हो नीचे वाले डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया है, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट यानी छेदे थे बनने, उस जगह पे अपने मीडियन मिलेगा। यहाँ लिखा गया है 176 अप्रोक्सीमेटली, बराबर।